मोरू को देखकर लगता था कि गंगा के इस पार या उस पार वाला मुहावरा उसी के लिए लिखा गया था। उसकी पसंद या नापसंदगी बड़ी जबरदस्त थी। जो काम वह नहीं करना चाहता, वह कोई भी उससे करवा नहीं सकता था और न ही कोई उसे अपने मन का काम करने से रोक सकता था। मोरू एक पहेली जैसा था। पेड़ों पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ना मोरू को अच्छा लगता था। वह टहनियों पर रेंगते हुए ऐसी कल्पना करता मानो किसी घने जंगल में चीता हो। उसे कीड़े पकड़ना भी पसंद था। चमकदार पन्नी सी चमचमाते सर वाली हरी नीली घोड़ा मक्खी, पतला और चरचरा सा टिड्डा, पीली तितली जिसका रंग पीले गुलाल सा उसकी उंगलियों पर उतर आता था। मोरू को पतंग उड़ाना भी अच्छा लगता था। जितनी ऊंची उड़ सके उतना अच्छा। सबसे ऊंची छतों पर चढ़कर वह अपनी पतंग बादलों से कहीं ऊपर तक उड़ाता, जैसे वह एक चमकता हुआ पक्षी हो जो सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। मोरू को अंक अच्छे लगते थे। एक का अंक उसे दुबला और अकेला सा लगता था, तो 100 मोटा और अमीर सा। 9 कितना इकहरा और आकर्षक लगता, खास तौर पर वह जब एक के बगल में खड़ा होकर 19 बन जाता। अंक उसे कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी जैसे लगते। मोरू कल्पना करता कि वह एक एक करके सीढ़ी चढ़ रहा है। कभी कभी तेजी से 2, कभी कभी 3-4 सीढ़ी एक साथ चढ़ा जा रहा है। जब वह थक जाता तो खुद को सीढ़ियों के जंगले पर फिसलते हुए देखता और सब अंक उसकी ओर हाथ हिला रहे होते। दोपहर के खाने में अक्सर सबके आधे पेट रह जाने पर खत्म हो जाने वाले चावल से नहीं, उन दोस्तों से नहीं जिन्हें खेल जमते ही घर जाना होता, अंक हमेशा मोरू के पास रहते। कभी न खत्म होने वाले अंक कि जब चाहे उनके साथ बाजीगरी करो, छांटो, मिलाओ, बांटो, एक पंक्ति में लगाओ, फेंको, एक साथ मिलाओ या अलग कर दो। मोरू को स्कूल जाना अच्छा लगता, क्योंकि उसके कई दोस्त भी स्कूल जाते थे। सवेरे उठकर बाहर जाना उसे अच्छा लगता था। स्कूल के अहाते के अंदर खेल का मैदान उसे अच्छा लगता था। पर उसे कक्षा में जाना अच्छा नहीं लगता था। उसे शिक्षक अच्छे नहीं लगते थे। कक्षा में वह अपने को कैद महसूस करता था। वहां कई चीजें करने की मनाही थी। बच्चे सवाल नहीं पूछ सकते थे, वे इधर उधर घूम नहीं सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे। शिक्षक के तेवर चढ़े रहते थे। मोरू को लगता था कि शिक्षक को बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। शायद उन्हें शिक्षक होना भी पसंद नहीं था और स्कूल आना भी अच्छा नहीं लगता था। यूं बच्चे भी शिक्षक को पसंद नहीं करते थे। रोज सुबह शिक्षक बोर्ड पर कुछ लिख देते थे। उसके बाद ऊंची आवाज में सब बच्चों को अपनी स्लेटों पर उसे उतारने का आदेश देते। फिर वह बाहर चले जाते। अगर लड़के बोर्ड पर लिखी चीजों की नकल अच्छे से करते तो वह उन पर नजर डाल लेते। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो वह नाराज हो जाते। जब वह गुस्से में होते तो बच्चों को बुरा भला कहते और जब गुस्सा और बढ़ जाता तो वह उन्हें मारते थे। एक दिन शिक्षक ने कुछ सवाल बोर्ड पर लिखे। सवाल आसान थे पर उबाऊ थे, बड़े सारे और सब एक जैसे। मोरू ने सवाल नहीं किए। उसका सवाल करने का मन नहीं कर रहा था और उसके पास स्लेट भी नहीं थी। उसकी स्लेट टूट गई थी और उसकी मां के पास नई स्लेट खरीदने के पैसे नहीं थे। मोरू ने दीवार पर चढ़ने वाली सैकड़ों चींटियां गिनना शुरू किया। उसने बाहर पेड़ को देखा और उसे उसकी पत्तियां बिल्कुल सही लगीं। सही पत्तियों की परछाई भी सही होती है। मन ही मन मोरू ने स्कूल के अहाते की दीवार में टूटी ईंटों की संख्या गिनी। उसने हिसाब लगाया कि अगर हर ईंट की कीमत 5 रुपए है तो सारे छेद भरने में 1000 से ज्यादा रुपए लगेंगे। मोरू, शिक्षक ने कड़क के कहा, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मोरू ने नासमझी से उनकी ओर ताका। तुम्हारी स्लेट कहां है? स्कूल लेकर नहीं आए क्या? शिक्षक चिल्लाए। मोरू को दिख रहा था कि वे गुस्से में थे। मेरी पुरानी स्लेट टूट गई और मेरे पास नई खरीदने के पैसे नहीं हैं, मोरू बोला। शिक्षक गुस्से में थे और उन्होंने अपनी छड़ी से मोरू को पीटा। मोरू धीरे से बोला, अगर स्लेट होती तो भी मैं सवाल नहीं करता, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता। शिक्षक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मोरू के गाल पर एक तमाचा मारा। मोरू का गाल सुर्ख लाल हो गया। अचानक ही उसकी आंखों से गर्म आंसू फूट पड़े।
वह खड़ा हुआ और कमरे से बाहर भागा। बरामदे से नीचे उतर धूल भरे मैदान को पार करके वह टूटे फाटक से सीधे बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह मां ने उसे स्कूल के समय पर जगाया, पर मोरू नहीं उठा। वह पतली सी चारपाई पर कस के आंखें मूंदे पड़ा रहा। अगले दिन भी वही किस्सा था, और उससे अगले दिन, और उससे भी अगले दिन। कोई भी मोरू को वापस स्कूल आने के लिए मना नहीं पाया। एक हफ्ता गुजरा, और फिर एक महीना। मोरू अपने घर के बाहर दीवार पर बैठा रहता। कभी कभी घंटों तक वह फल सब्जी के बाजार में गायब रहता। छत पर जाकर वह अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करता, पर आसमान खाली होता तो इसमें जरा भी मजा नहीं आता। मां ने डांटा, भाई ने चिढ़ाया, दादी ने मिन्नत की, चाचा ने टॉफी का वादा किया और दोस्तों ने फुसलाया, पर कोई भी मोरू को स्कूल लौटने के लिए तैयार नहीं कर पाया। बरसात का मौसम आया और गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला। सबने सोचा कि अब तक मोरू भूल भाल गया होगा और सबके साथ वह स्कूल चला जाएगा। नहीं, उसने जोर से कहा। ऐसे ही एक साल गुजर गया। सबने मोरू से कोई भी आशा रखनी छोड़ दी। शायद मोरू ने भी ऐसा ही किया। वह और बहुत कुछ करने लगा। बाजार में जाकर वह सब्जी वालों की नाक में दम किए रहता। उसके जैसे और बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, उनके साथ उसने मिलकर गुट बना लिया, जो कि स्कूल जाने वाले बच्चों को चिढ़ाता और सताता था। अपने दोस्तों की स्कूल की कॉपियों से पन्ने फाड़कर वह हवाई जहाज बनाता। अपनी छत पर जाकर वह राह चलते लोगों पर गुलेल से ढेले मारता। पुराने शिक्षक चले गए। एक नए नौजवान शिक्षक उनकी जगह आए। एक दिन मोरू दीवार पर बैठा बच्चों को स्कूल जाते देख रहा था। अब उससे कोई नहीं पूछता था कि वह उनके साथ क्यों नहीं आता, बल्कि अब तो बच्चे उससे बचते थे, क्योंकि वह डरते थे कि मोरू उन्हें परेशान करेगा। शिक्षक भी वहां से गुजर रहे थे। मोरू ने उन्हें देखा, उन्होंने मोरू को देखा। न कोई मुस्कुराया और न किसी ने भवें सिकोड़ी। अगले दिन उसी समय और उसी जगह मोरू दीवार से नीचे देख रहा था। शिक्षक ने ऊपर देखा और हल्के से मुस्कुराए। मोरू झट दीवार से नीचे कूदकर भाग गया। कुछ दिनों बाद शिक्षक फिर वहां से जा रहे थे। वह एक बहुत बड़ा थैला उठाए हुए थे। थैला बहुत भारी था। शिक्षक काफी मुश्किल में थे। मोरू ने सर खुजलाया। शिक्षक धीरे धीरे वहां से निकले। मोरू ने कुछ सोचा और फिर शिक्षक के पीछे भागा। बिना कुछ बोले उसने थैले को एक तरफ से थामा। शिक्षक को कुछ राहत मिली और दोनों मिलकर उस भारी बोझ को स्कूल तक ले गए। स्कूल के अंदर थैले को संभालकर शिक्षक की मेज पर रखा गया। शिक्षक ने थैला खोला और मोरू को अंदर देखने दिया। उसमें बहुत सी रंग बिरंगी हर आकार की किताबें थीं, चमचमाती और नए कागज की महक वाली। क्या तुम इन्हें बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे? शिक्षक ने पूछा। मोरू ने किताबें बाहर निकालना शुरू किया। कुछ कहानियों की किताबें थीं, जिनके आवरण पर तस्वीरें बनी थीं। कुछ में बड़े अक्षर थे, कुछ में इतने शब्द थे कि मालूम होता था उन्हें पन्नों में दबा के बैठाया गया हो। मोरू रोमांचित हो उठा। उसने 2 साल से किसी किताब को हाथ नहीं लगाया था। अगले दिन मोरू ने स्कूल छूटने का इंतजार किया। जब सब बच्चे जा चुके थे और शिक्षक अकेले थे, मोरू चुपचाप अंदर आया और दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। शोरोगुल और हंसी मजाक के बगैर स्कूल कुछ भुतहा सा लग रहा था। शिक्षक ने नजर उठाई और बोले, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मोरू को अचरज हुआ। शिक्षक क्या मदद चाहते होंगे? उनके पास तो मदद के लिए स्कूल में बहुत से बच्चे थे। वे धीरे से बोले, क्या तुम किताबों को छांटने में मेरी मदद कर सकते हो? मोरू जमीन पर बैठ गया। किताबें उसके चारों तरफ फैली थीं। इतनी सारी कहानी की किताबें थीं। उसने जानवरों की कहानियों वाली एक साथ रखीं। तेंदुए की कहानी हाथी और ऊंटों वाली कहानी के साथ ज्यादा अच्छी रहेगी। परी कथाएं देवी देवताओं की कहानियों के साथ रह सकती हैं। रहस्य कथाएं अकेली रहेंगी, या शायद उन्हें नायकों और मशहूर व्यक्तियों की कहानियों के साथ रखना चाहिए। फिर आई अंकों वाली किताबें। मोरू की आंखें और उंगलियों की तेजी कुछ ढीली पड़ी। मोटे अंक पतले अंकों के साथ नाच रहे थे। 2 अंक एक के ऊपर एक ऐसे बैठ गए जैसे कोई ढुलमुल इमारत हो
जो अपनी नींव भरने का इंतजार कर रही हो। गुणा के सवालों में जैसे संख्या बढ़ती जाती थी, वो कुछ नाटे और नीचे की तरफ चौड़ाते लग रहे थे। भाग इसका ठीक उलटा था। शुरुआत में बड़ी संख्या, और अगर ध्यान से करते जाओ तो अंत में लंबी पतली आकर्षक पूंछ बन जाती थी। अगर भाग्यशाली हो तो अंत में कुछ नहीं बचेगा। एक एक करके सारे अंक और उनके करतब मोरू के पास लौट आए। अंधेरा हो चला था और स्कूल में बिजली नहीं थी। अब तुम्हें घर जाना चाहिए मोरू, पर कल फिर आ सकते हो? शिक्षक ने पूछा। पर क्या उस समय आओगे जब बच्चे यहां हों? अगले दिन स्कूल शुरू होने के कुछ देर बाद मोरू आया। बच्चे उसे देखकर हैरान थे और कुछ डरे भी। अब तक मोरू का मोहल्ले के अकड़ू दादाओं में शुमार होने लगा था। अब मेरी मदद करने वाला कोई है, शिक्षक ने कहा। उन्होंने मोरू को छोटे बच्चों के साथ लगाया। कुछ किताबें थीं जिनमें बच्चों को लिखना था। वे बोले, इन अंकों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए इन बच्चों की मदद करो। छोटे बच्चे मोरू के आसपास जमघट लगाने लगे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मोरू जैसे अक्खड़ को इतना कुछ आता था। मोरू ने उन्हें कतार में खड़ा करवाया। सबसे छोटे बच्चे एक छोर पर और लंबे वाले दूसरे छोर पर। उसने उन्हें हाथों में अंक पकड़ाए। अब सब आसान हो गया। जैसे छोटे और लंबे बच्चों के साथ हुआ कि किसे कहाँ खड़ा होना था, वैसे ही अंकों के साथ करना था। रोज मोरू कुछ देर के लिए आता और शिक्षक उसे कुछ काम और फिर उससे बड़ा काम दे देते। रोज मोरू को लगने लगा कि उसका अंकों से लगाव बढ़ता ही जा रहा है और उसकी योग्यता और रोमांच छोटे बच्चों में भी समाते जा रहे हैं। एक महीने बाद मोरू की मां सुबह के 10-11 बजे उसे ढूंढ रही थीं। वह कहीं भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने छत पर देखा, पर उसकी पतंगें मायूस सी पानी की टंकी के पास पड़ी थीं। उन्होंने दीवार पर झांका, जहां वह रोज टांगें झुलाए बैठा रहता था, पर दीवार खाली थी। उन्होंने आम के पेड़ पर देखा, जहां पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं, लेकिन किसी भी टहनी पर मोरू नहीं था। वह बाजार तक गई, पर सभी सब्जी वाले आराम से अपनी सब्जियां बेच रहे थे। आज उन्हें सताने वाला लड़कों का गुट कहीं नहीं था। अंत में वह गली पार कर रही थीं, तो उनकी नजर अनायास ही स्कूल की खिड़की पर टिक गई। वहां मोरू नजर आ रहा था। वह सर झुकाए ध्यान से अपनी कॉपी में कुछ देख रहा था। उसके माथे पर सोच की रेखाएं दिख रही थीं और उसकी आंखों में गहरी तल्लीनता थी। वह अपनी उम्र के बाकी लड़कों के साथ गणित के मुश्किल सवाल हल करने में लगा हुआ था। शिक्षक की नजर भी बाहर गई और वह मोरू की मां की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराए। मोरू फिर से स्कूल में था। इस बार वह बहुत कुछ सीख रहा था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसे पढ़ना लिखना अच्छा लग रहा था।